एक खूबसूरत गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली एक नहायत ही तजस्सुस से भरपूर लड़का था। एक दोपहर को जब वो जादुई जंगल के किनारे घूम रहा था तो उसने एक टरीन देखी। ये टरीन चमकते हुए शीशे से बनी हुई थी। टरीन की चमकती दीवारों के अंदर एक जादुई दुनिया दिखाई दे रही थी। जब अली करीब पहुंचा तो दरवाजे खामोशी से खुल गए, जैसे उसे अंदर आने की दावत दे रहे हों। अली एहतियात से टरीन में दाखिल हुआ। अंदर अली का इस्तकबाल एक चमकती हुई परी ने किया जिसका नाम नूर था। खुश आमदीद नन्हे बच्चे, नूर ने कहा। ये जादुई शीशे की ट्रेन है जो आपको आसमान की सैर पर ले जा सकती है। क्या आप सैर के लिए तैयार हैं? अली ने तजस्सुस और जोशी से सर हिला दिया। नूर ने अपनी छुड़ी हिलाई और ट्रेन ने आहिस्ता से जमीन छोड़ दी। हवा में तैरने लगी। ये ट्रेन दरख्तों के ऊपर से गुजरती हुई जादुई क्रिस्टल जंगल का खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते गए, ट्रेन सुनहरी रोशनी से भरे बादलों से गुजरी। आसमान नीला हो गया और अली ने जादुई मखलूकात को देखा, जैसे कि उड़ते हुए यूनिकॉर्न और चमकते हुए तितलियां जो हवा में रक़स कर रही थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? अली ने हैरत से पूछा। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम प्रेस्तान की तरफ जा रहे हैं, जहाँ सितारे जिंदा हो जाते हैं और जादू हर तरफ फैला हुआ है। फजा में सफर करते हुए ट्रेन प्रेस्तान पहुंच गई। ये एक निहायत शानदार मंजर था, जहां सितारों से बने महल और जादुई रोशनी से जगमगाते बागात थे। प्रिस्तान में अली ने ऐसे अजायबात का तजर्बा किया जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसने सितारों के साथ रक़स किया, दमदार सितारे की पश्त पर उड़ान भरी और हती कि सितारों के बाशिंदों की मदद से नए सितारों के झरमट बनाने में मदद की। जैसे ही दिन का इख्तिताम हुआ, नूर ने अली से कहा कि वापस घर जाने का वक्त हो गया है। इसने अपनी छुड़ी को हिलाया और ट्रेन वापस क्रिस्टल कोव की तरफ परवाज करने लगी। वापसी का सफर खूबसूरत गुरूब आफताब और आसमान में चमकते हुए सितारों से भरपूर था। जब वो गांव वापस पहुंचे तो नूर ने कहा, अली, याद रखो, शीशे की जादुई ट्रेन हमेशा यहाँ मौजूद होगी जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत होगी। अली ने नूर का शुक्रिया अदा किया और देखा कि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता जंगल में गायब हो गई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। एक खूबसूरत गांव में एक छोटी सी लड़की मरियम अपनी नानी के साथ रहती थी। मरियम का दिल हमेशा ख्वाबों और जादुई दुनिया में खोया रहता था। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान रंगीन बादलों से भरा हुआ था, मरियम अपनी नानी के कमरे में गई। वहां उसने दीवार में लगी एक चाबी देखी। मरियम ने जैसे ही चाबी निकाली, वहां एक नर्म सी रोशनी चमकी और एक जादुई शीशे का दरवाजा बन गया। मरियम ने हैरत से अपने हाथों को दीवार के पास ले जाकर देखा तो उसका हाथ दीवार के अंदर चला गया, जैसे वो पानी में हाथ डाल रही हो। जैसे ही मरियम ने हिम्मत जमा करके आईना के अंदर कदम रखा, वो एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, जहां हर चीज चमकती और रोशन थी। अचानक मरियम ने एक परी को देखा जो उसके सामने आकर उड़ने लगी। परी के परों पर सुनहरी चमक थी और उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। परी ने अपना नाम सोना बताया और कहा कि वो इस जादुई दुनिया की मुहाफिज है। सोना ने मरियम से पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मरियम ने जवाब दिया, मैंने अपनी नानी के पुराने आईना में देखा और ये जादुई दरवाज़ा खुल गया। सोना ने कहा, ये दीवार हमारी दुनिया का दरवाज़ा है, लेकिन तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। यहाँ हर चीज़ खूबसूरत है, लेकिन ये दुनिया आम लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। मरियम ने कहा, लेकिन मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकती हूँ? सोना ने जवाब दिया, हमें एक खास जादुई सितारे को तलाश करना होगा जो तुम्हें वापस ले जा सकता है। वो सितारा हमारी झील के किनारे पर होता है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि शाम होने वाली है और जादुई दुनिया की रोशनी कम होने लगी है। सोना और मरियम जल्दी जल्दी झील की तरफ बढ़ने लगे। झील के किनारे पहुंचकर उन्हें एक छोटा सा सितारा चमकता हुआ नजर आया। वो सितारा बिल्कुल इस दीवार पर बने हुए सितारे जैसा था। सोना ने सितारे को उठाया और मरियम को दिया। सोना ने कहा, ये सितारा तुम्हें वापस अपने दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन याद रखो कि जब भी तुम्हें जरूरत हो, तुम इस आईना की दीवार से जादुई दुनिया में वापस आ सकती हो। मरियम ने शुक्रिया के साथ सितारे को थामा और जैसे ही उसने उसे आईना की दीवार पर रखा,
एक रोशन दरवाजा खुल गया और मरियम वापस अपनी नानी के कमरे में आ गई। बहुत वक्त पहले एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम शांति नगर था। लेकिन गांव के एक कोने में मौजूद एक प्रासरार झील ने लोगों के दिलों में खौफ का साया डाल रखा था। लोग कहते थे कि जो भी उस झील में तैरने जाता कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि झील के अंदर कुछ तो है जो झील में आने वालों को शिकार करता है। एक दिन गांव का किसान रामो अपनी धोती बांधे झील के पास जाने की तैयारी कर रहा था। रामो की माँ उसे रोकती है। बेटा, इस झील के करीब मत जाओ। ये जगह मनहूस है। माँ, ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है और मैं कल झील में तैरने जा रहा हूं। कुछ भी नहीं होगा। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि कितने लोग यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। बेटा, ये झील सादा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन लोगों की तरह गायब हो जाओ। लेकिन रामू अपनी माँ की बात को संजीदा नहीं लेता और झील की तरफ जाने का इरादा करता है। अगले दिन रामू अपने दोस्तों के साथ झील के पास पहुंचता है। गांव के लोग दूर से ये मंजर देख रहे थे। रामो, मुझ जाओ। ये झील वही है जिसमें जाने वाले कभी वापस नहीं आए। आप लोग बस पुरानी कहानियों पर यकीन करते हैं। मैं वापस आऊंगा और तुम सबको दिखाऊंगा कि यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं है। रामू अपने दोस्तों की तरफ देखकर पानी में दाखिल होता है। रामू झील में तैरने लगता है। अचानक झील के पानी में एक अजीब सी हलचल होती है। पानी की सतह पर एक खूबसूरत चेहरा नमूदार होता है। वो मरमड्ड थी जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था और नीचे से वो मछली की मानंद थी। उसकी आंखों में गहरी चमक और दलक्ष मुस्कुराहट थी। तुम तुम कौन हो? रामू, तुम मेरे जाल में आ चुके हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं इस झील की मुल्का हूँ और जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। रामो खौफ से पीछे हटता है, लेकिन मरमड्ड ने उसे अपने जादुई जाल में जकड़ लिया। रामो चीखता है, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। रामो के दोस्तों ने जब देखा कि वो गायब हो गया है, तो वो खौफजदा होकर गांव वापस भागे और गांव वालों को बताया। गांव के लोग गुस्से और खौफ में थे। सबको मालूम था कि मरमड ने एक और जान ले ली है। रामो की माँ जार कतार रोती हुई झील की तरफ भागी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब उस मरमड को खत्म करना जरूरी है। गांव के बहादुर जवान और बूढ़े सब जमा हुए और झील के पास पहुंचे। अब बहुत हो चुका। हमें उस मरम्मत को खत्म करना होगा। ये झील हमारे लोगों की कब्रें बनती जा रही है। गांव के लोग नेज़े, मिशालें और रस्सियां लेकर झील में दाखिल हुए। मरमड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्होंने मरमड को झील के किनारे घेर लिया और उसे नेज़े से वार करके मार डाला। तुम सबने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मेरी लांछ तुम सबको हमेशा परेशान करेगी। मरमड की मौत के साथ झील का पानी एक बार फिर खामोश हो गया। मरमड की मौत के बाद झील का खौफ खत्म हो गया। गांव वाले दोबारा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। रामू की माँ अपने बेटे की याद में रोजाना झील के किनारे बैठती और आंसू बहाती। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि ये झील खतरनाक है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हरे भरे जंगल के एक कोने में एक सुंदर फूलों से भरी वादी थी। इस वादी में कई तरह के कीट पतंगे रहते थे, जिनमें से तीन सबसे खास थे। एक मेहनती मधुमक्खी जिसका नाम बिंदु था, एक खुशमिजाज तितली जिसका नाम तारा था, और एक संगीत प्रेमी टिड्डा जिसका नाम मोंटी था। एक दिन बिंदु सुबह सुबह अपने छत्ते से निकलकर फूलों का रस इकट्ठा करने चली गई। तारा अपने रंग-बिरंगे पंख फैलाकर फूलों पर मंडरा रही थी, और मोंटी एक पत्ते पर बैठा अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रहा था। तीनों की मुलाकात एक बड़े गुलाब के फूल के पास हुई। बिंदु ने तारा और मोंटी को देखा और कहा, तारा, मोंटी, क्यों न आज हम तीनों मिलकर कुछ नया करें? मैंने सुना है कि इस वादी के पार एक रहस्यमय बगीचा है, जहाँ के फूल बहुत ही अनोखे और मीठे होते हैं। तारा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, वाह, यह तो मजेदार होगा, चलो चलते हैं। मोंटी ने भी उत्साहित होकर कहा, मेरा गाना उस बगीचे में और भी सुरीला लगेगा, चलो चलते हैं।
तीनों ने मिलकर उस बगीचे की ओर उड़ान भरी। रास्ते में उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी घने पेड़, कभी तेज हवा और कभी-कभी डरावने पक्षी, लेकिन तीनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार वे उस रहस्यमय बगीचे में पहुंचे। बगीचा वाकई में अद्भुत था। वहां के फूल न केवल सुंदर थे, बल्कि उनमें से एक मीठी खुशबू भी आ रही थी। बिंदु ने तुरंत फूलों का रस इकट्ठा करना शुरू किया। तारा ने फूलों पर मंडराते हुए अपने पंखों का जादू बिखेरा और मोंटी ने अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक बड़ी मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। मकड़ी ने सोचा कि वह इन छोटे कीटों को आसानी से पकड़ लेगी। बिंदु, तारा और मोंटी घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिंदु ने अपने छोटे पंखों से मकड़ी पर वार किया। तारा ने अपने पंखों से धूल उड़ाई, जिससे मकड़ी को कुछ दिखाई नहीं दिया, और मोंटी ने अपनी तेज आवाज में गाना गाकर मकड़ी को विचलित कर दिया। तीनों ने मिलकर मकड़ी को भगा दिया और राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और खुशी-खुशी अपने काम में वापस लग गए। बिंदु ने सबसे मीठा रस इकट्ठा किया। तारा ने अपने पंखों से फूलों का पराग फैलाया और मोंटी ने अपनी सुरीली आवाज से पूरे बगीचे को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम होने पर तीनों वापस अपने घर लौटे। रास्ते में उन्होंने अपनी साहसिक यात्रा के बारे में बातें की और महसूस किया कि एकता और मित्रता से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बिंदु, तारा और मोंटी ने अपनी इस यात्रा से न केवल अनोखा अनुभव प्राप्त किया, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार भी बढ़ाया। इस प्रकार तीनों मित्रों ने यह साबित किया कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी दोस्ती और साहस की यह कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी और वे सबके लिए प्रेरणा बन गए। एक दफा एक अजीम शान सल्तनत थी। सल्तनत पर बादशाह अकबर की हुक्मरानी थी, जो अपनी दानशमंदी और इंसाफ की वजह से मशहूर था। उसकी इकलौती बेटी शहजादी माया थी। शहजादी बहुत चंचल और शरारती थी। एक दिन जब वो बाग में तीर चलाना सीख रही थी कि अचानक उसे एक सानिप ने डिस लिया। शहजादी जमीन पर गिर गई। उसे तबीब के पास ले गए, मगर सानप बहुत जहरीला था और सल्तनत के किसी भी तबीब के पास इसका इलाज नहीं था। बादशाह बहुत परेशान था कि शहजादी जल्द सेहतियाब हो जाए और सल्तनत की खुशी वापस लौट आए। बादशाह ने दूर दराज से तबीबों को बुलाया, लेकिन किसी के पास भी जहर का तोड़ नहीं था। शहजादी अपने कमरे में लेटी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और आंखें बंद थीं। बादशाह अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और उसने एक शाही ऐलान किया, जो कोई भी शहजादी को ठीक कर देगा, उसे इनामात से नवाजा जाएगा। एक शाम एक दाना शख्स महल के दरवाजे पर आया, जो कि शहजादी की बीमारी का सुनकर आया था। उसने बादशाह से अपना तारुफ कराया और बादशाह से कहा कि मुझे जहर का तोड़ मालूम है। उसने बताया कि दूर एक गार में एक जादुई फूल है, जिसके रस से सानिप के जहर को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसकी हिफाजत जंगल की रूहों के स्पर्द है और सिर्फ वही लोग उस तक पहुंच सकते हैं जिनके दिल साफ हों। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी इस फूल को तोड़कर लाएगा, मैं शहजादी की शादी इससे कर दूंगा। एक शहजादे ने ये सुना तो सफ़र पे जाने का इरादा किया। शहजादे ने सफ़र का आगाज़ किया। जंगल में जानदार मखलूक़ात थीं, लेकिन उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल रही थीं। आखिरकार शहजादा इस गार में पहुंचा। उसने वहां एक चमकता हुआ चमकदार फूल था, जिसकी पंखड़ियों पर चांदनी की मानंद चमक थी। शहजादे ने फूल को नरमी से छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने एक परी को अपने सामने पाया, जो कि फूल की हिफाजत करती थी। परी ने शहजादे से कहा, फूल हासिल करने के लिए तुम्हें चंद सवालों का जवाब देना होगा। परी ने पूछा, वो क्या चीज़ है जो बग़ैर पर के उड़ती है, बग़ैर मन्ना के बोलती है और बग़ैर पाँव के चलती है? शहजादे ने कहा, हुआ। परी ने कहा, बहुत खूब, तुम फूल ले सकते हो। शहजादे ने परी का शुक्रिया अदा किया। शहजादे ने फूल को एहतियात से तोड़ा, ये यकीनी बनाते हुए कि इसका जादू बरकरार रहे।
चमकदार गल के साथ शहजादा जल्दी से महल आया। उसने जादुई फूल को बादशाह को दे दिया और बादशाह ने शाही तबीबों के हवाले किया, जिन्होंने शहजादी के लिए एक खास दवा तैयार की। जब शहजादी ने ये दवा पी तो उसकी आंखें खुल गईं और वही चमक वापस आ गई जो पहले गायब थी। अबू, उसने आहिस्ता से कहा, उसकी आवाज़ में शुक्रगुजारी और हैरत थी। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। बादशाह ने खुशी के आंसुओं से अपनी बेटी को गले लगा लिया। सल्तनत ने खुशी मनाई, शहजादी की माजिजाती सेहतयाबी का जश्न मनाते हुए। बादशाह ने शहजादे और शहजादी की शादी कर दी। रवि एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहता था, पर आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी ने उसकी राह में बाधाएं खड़ी कर दी। जब उसके दोस्त और गांव के लोग उसे हतोत्साहित करते, तो रवि अपने पिता के शब्दों को याद करता, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं। रवि ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई के लिए खेतों में काम किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कई बार वह थक गया, हिम्मत टूटने लगी, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, बस एक कदम और। आखिरकार रवि की मेहनत रंग लाई। उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। आज वह गांव का पहला डॉक्टर है और अपने गांव को गर्व महसूस कराता है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत वही है जो संघर्ष से मिलती है। घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय हाथी रहता था, जिसका नाम गैरी था। वह अपने बड़े आकार, मृदुल स्वभाव और सभी जानवरों के प्रति उसकी दयालुता के लिए जाना जाता था। गैरी जंगल का रक्षक था, जो हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि सभी जानवर मिलजुल कर रहें। एक चमकदार सुबह, जंगल असामान्य रूप से शांत था। पक्षी नहीं गा रहे थे और बंदर भी चुप थे। जानवरों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वे गैरी के पसंदीदा पेड़ के पास इकट्ठा हुए, उम्मीद करते हुए कि वे उसे वहां पाएंगे। लेकिन गैरी कहीं नहीं दिखा। बूढ़े समझदार उल्लू, जिसे सब उल्लू कहते थे, ने पेड़ से उड़ान भरकर नीचे आकर चिंतित भीड़ को संबोधित किया। मैंने कल गैरी को जंगल के गहरे हिस्से की ओर जाते देखा था, उल्लू ने कहा। वह परेशान लग रहा था। जानवरों ने अपने प्रिय हाथी गैरी को खोजने के लिए एक खोज दल बनाने का फैसला किया। उल्लू के नेतृत्व में इस दल में चीकू गिलहरी, मीना हिरण और भोलू भालू शामिल थे। वे गैरी के पदचिह्नों का पीछा करते हुए जंगल में गहरे उतर गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें टूटी हुई शाखाएं और कुचले हुए झाड़ियां मिली। आम तौर पर शांत रहने वाला जंगल अब विचलित लग रहा था, जो जानवरों को और भी चिंतित कर रहा था। घंटों की खोज के बाद अंततः उन्होंने गैरी को एक छोटे, गंदे तालाब के पास खड़ा पाया, जो बहुत उदास दिख रहा था। गैरी, क्या हुआ? मीना ने चिंतित स्वर में पूछा। गैरी ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी भरी थी। मेरे दोस्तों, मैंने अपनी सबसे कीमती वस्तु खो दी है, अंकुश, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। यह कहीं इस तालाब में गिर गया है और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उसने समझाया। जानवरों ने समझा कि गैरी इतना परेशान क्यों था। अंकुश उसकी माँ के प्रेम और बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। उसके बिना गैरी अधूरा महसूस कर रहा था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जानवरों ने एक योजना बनाई। चीकू, जो छोटा और फुर्तीला था, ने तालाब में गोता लगाने की पेशकश की। मैं पानी के अंदर खोजूंगा, उसने कहा। मीना और भोलू ने तालाब के किनारे खोजने का फैसला किया, जबकि उल्लू ऊपर से नजर रख रहा था और खोज का निर्देशन कर रहा था। काफी समय के बाद चीकू पानी से उभरा। उसकी छोटी छोटी पंजों में कुछ चमकता हुआ था। मैंने इसे ढूंढ लिया, उसने खुशी से चिल्लाया और सोने का अंकुश सतह पर ले आया। गैरी की आंखों में खुशी चमक उठ। एक समय की बात है। चंदन नाम का एक घना जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सब जानवर मिलजुल के रहते थे। सब जानवर जंगल में खुशी खुशी रह रहे थे। सभी जानवरों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। सब एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में दूसरे जंगल से एक हाथी रहने के लिए आया। वह बहुत छोटा हाथी था। छोटा होने के कारण वह जंगल में खो गया।
उसे पता नहीं लग रहा था कि वह कहाँ जाए। वह पेड़ के नीचे रो रहा था। उसको दूर से हिरण और खरगोश देख रहे थे। कुछ देर के बाद हिरण और खरगोश उसके पास गए। उन्होंने हाथी से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? हाथी बोला, मैं जंगल में खो गया हूँ। एक वक्त की बात है कि एक दूर दराज जंगल में एक खूबसूरत झील के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के लोग मोहब्बत, अमन और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारते थे। बस्ती के करीब एक पुरअसरार पहाड़ था जिस पर एक जालिम जादूगरनी रहती थी। वो जादूगरनी बेहद ताकतवर थी और उसका दिल पत्थर जैसा सख्त था। वो लोगों से नफरत करती थी और अपनी जादुई ताकत से उन्हें नुकसान पहुंचाने के मौके ढूंढती रहती थी। जादूगरनी की बदसूरती और जुल्म के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और लोग उसके खौफ से पहाड़ के करीब जाने से भी डरते थे। बस्ती वालों का मानना था कि अगर कोई जादूगरनी के गुस्से को भड़काता तो वो इस पर अपने जादू का वार कर देती। एक दिन बस्ती में एक नौजवान लड़की आई जिसका नाम फेरी था। फेरी बहुत नेक दिल और रहम दिल लड़की थी। वो अपने गांव को एक खौफनाक तूफान से बचाने के लिए निकली थी जिसका सामना उसके गांव वालों को करना था। इसे मालूम हुआ था कि इस तूफान को रोकने के लिए जादूगरनी की मदद दरकार है। फेरी ने हिम्मत की और पहाड़ की तरफ रवाना हुई। बस्ती वालों ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन फेरी के दिल में अज़्म और हिम्मत थी। वो पहाड़ पर चढ़ गई और जादूगरनी की गार तक पहुंच गई। जब जादूगरनी ने फेरी को देखा तो इसने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, कौन है जो मेरी गार में आने की जुर्रत कर रहा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितनी जालिम हूँ? फेरी ने बगैर किसी खौफ के कहा, मैं जानती हूँ कि आप कितनी ताकतवर हैं और मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे गांव को एक तूफान ने घेर लिया है और सिर्फ आप ही इसे रोक सकती हैं। जादूगरनी ने हैरान होकर फेरी की तरफ देखा। इतने बरसों में किसी ने भी इससे मदद मांगने की जुर्रत नहीं की थी। फेरी की मासूमियत और उसके दिल की सच्चाई ने जादूगरनी को हैरान कर दिया। कुछ लम्हों के लिए जादूगरनी सोच में पड़ गई। फिर इसने कहा, मैं तुम्हारे गांव को तूफान से बचा सकती हूँ लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी जिंदगी कुर्बान करनी होगी। फेरी ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर इसने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरे गांव के लोग बच सकते हैं तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। फेरी की कुर्बानी और उसके दिल की सच्चाई ने जादूगरनी के दिल को नरम कर दिया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसका दिल पिघलने लगा। उसने फैसला किया कि वो फेरी की जान नहीं लेगी बल्कि इसकी मदद करेगी। जादूगरनी ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया और तूफान को रोक दिया। इसके बाद उसने फेरी से कहा, तुम्हारी हिम्मत और कुर्बानी ने मेरे दिल को बदल दिया है। अब मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी बल्कि उनकी मदद करूंगी। फेरी ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव चली गई। जादूगरनी ने अपनी जालिम फितरत को छोड़कर नेकी का रास्ता अपना लिया और वो जंगल की मुहाफिज बन गई। यूं फेरी की बहादुरी और सच्चाई ने न सिर्फ इसके गांव को बचा लिया बल्कि एक जालिम जादूगरनी के दिल को भी बदल दिया। बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने के लिए निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे। वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं। हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है। कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ, हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन वन के गुप्तचर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वे चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही। तब से मैंने यह काम छोड़ दिया।
चीकू, तुम चाहो तो यह काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं, वे रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकते हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जो हमारे काम की हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को वन में घूमकर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह उसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डर कर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहां से बंकू उल्लू को देखने लगा। बंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रखे रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर वन में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू। हाँ, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात की घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका। बबलू की आंखें चौंधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू रात को अपने साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए रहा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बबलू ने उसे उसके साथियों चंकी और संकी लोमड़ के साथ पकड़ लिया। बबलू ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू चमकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। बबलू ने उनके चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गई। बहुत दौर की कुछ जगह जहां पहाड़ों की छांव में पनिक लहराते थे और दरख्तों की गहराइयों में ख्वाबों की बातें होती थीं, एक छोटा सा गांव था। ये गांव भरपूर खूबसूरती से भरा हुआ था और लोग अच्छे दिलों के साहब थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे, जिनमें एक लड़का था जिसका नाम अली था, जंगल की तरफ निकले ताकि वो नए दिन की खूबसूरती देख सकें। जंगल में पहुंचकर अली ने एक अजीब वहशी हैवान को देखा जिसके पांजे थे और रंगीन चमकती हुई छलांगे मार रहा था। अली ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? वहशी हैवान मुस्कुराकर बोला, मैं एक जादुई हाथी हूं और मेरे पांजे जो हैं वो मुझे अच्छी कुदरत देते हैं। अली ने ख्वाबों की दुनिया का ख्याल करते हुए कहा, मुझे भी अच्छी कुदरत चाहिए ताकि मैं अपने गांव को मजीद खूबसूरत बना सकूं। जादुई हाथी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक ख्वाब दिखाऊंगा जो तुम्हें अच्छी कुदरत फराहम करेगा। इसके बाद जादुई हाथी ने एक ख्वाब दिखाया जिसमें अली ने अपने गांव को खूबसूरत और खुशियों भरा देखा। जादुई हाथी ने कहा, यह कुदरत तुम्हें सिर्फ ख्वाबों में ही नहीं बल्कि अमल में भी खूबसूरती फराहम करती है। अब तुम्हारे होश उठाओ और अपने गांव को ख्वाबों की तरह खूबसूरत बनाओ। अली ने जादुई हाथी का शुक्रिया अदा किया और वापस गांव की तरफ रुख किया। इसने गांव वालों को अपने देखे ख्वाब का बयान किया और सबको ये कहा कि हमें मिलकर अपने गांव को खूबसूरत बनाना है। गांव वाले मुतहर्रिक हुए और अपनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को एक नया रंग देने लगे।
दरख्तों को सुनो, बच्चों ने रंगीन बताया, फूलों ने खुद को खूबसूरत बनाया और हर कोने में हंसी और खुशी की आवाज़ें गूंजने लगे। गांव का रंगीन चमकता हुआ हर तरफ खूबसूरती का मंजर फराहम करता था और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुशी के साथ रहने लगे। अली ने देखा कि ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का जेवर बहुत ख़ास होता है और मोहब्बत और म्यूज़र। एक दौर दराज समंदर के दरमियान एक छोटा और प्रासरार जजीरा था जिसे फ्रास्ट बाइट आयल कहा जाता था। ये अपनी बर्फानी खूबसूरती और ख़तरनाक बर्फ़ में रहने वाले मगरमच्छों का था, जिनकी जल्द बर्फ़ की तरह सफ़ीद थी। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम एली था, इस जजीरे पर फंस गया। एली अपने इनकल के साथ किश्ती पर सफ़र कर रहा था जब अचानक एक तूफ़ान ने उसे उनकी किश्ती से अलग कर दिया और वो इस बर्फानी प्रासरार सरजमीन पर पहुंच गया। जब एली ने जजीरे की तलाश की तो वो बर्फ की चमकदार गारों और ठंडी हवा से महजूज हुआ, लेकिन जल्द ही इसे खतरे का एहसास हुआ। उसने देखा कि मगरमच्छ इस पर नज़र रखे हुए हैं। एली महफूज जगह की तलाश करने लगा। उसने इस जजीरे की कहानियां सुन रखी थी कि इस जजीरे पर एक खूबसूरत परी रहती है। उसने सोचा कि आया कहानियां सच हैं और क्या परी उसकी मदद कर सकती हैं कि वो उस खतरनाक जजीरे से बच निकले। जब सूरज गुरूब होने लगा, एली एक बुलंद तरीन चोटी पर चढ़ गया। वो सर्दी में कांप रहा था, लेकिन वो खुद को मगरमच्छ से महफूज रखना चाहता था। वो एक दरख्त की शाख पर बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक आसमान जीते जागते रंगों से भर गया, दलक्ष और जादुई। एली ने अपनी आंखें बंद कर लें और दुआ की कि मैं उस जजीरे से निकल सकूं। एक नर्म, खुशकुन आवाज़ ने उसके आसपास की खामोशी को तोड़ दिया। डरो मत नौजवान, मैं नूर हूँ, एक परी, और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। एली ने अपनी आंखें खोलें और एक चमकती हुई शक्ल को अपने सामने झूलता हुआ देखा। नूर के पर्रों में हर रंग की चमक थी। तुम बहादुर हो कि तुमने इतना फासला तय किया, एली, नूर ने कहा। ये जजीरा वाकई खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे लिए उम्मीद अभी बाकी है। एली ने पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो कि मैं अपने घर वापस जाऊं? नूर ने सर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले हमें आग जलानी होगी। बर्फ के मगरमच्छ आग से डरते हैं, वो जजीरे की हिफाजत करते हैं, वो बड़े नहीं हैं। नूर ने अपने हाथ को हिलाया और हवा में एक मिसाल रोशन हो गई। बर्फ ने एक दलक्ष रोशनी के साथ चमकना शुरू कर दिया। एली ने हैरत से देखा कि मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता आग से डरकर अपनी छिपने की जगहों में छिप रहे हैं। तुम में एक खास सलाहियत है नौजवान, नूर ने एली से कहा। अब जबकि हमने रास्ता बना लिया है, अब हम एक क्रिस्टल जो जजीरे की जादुई ताकत को कंट्रोल करता है और तुम्हारी वापसी का रास्ता है तलाश कर सकते हैं। नूर और एली एक बर्फानी गार में पहुंच गए, जहां बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी गार को भर रही थी। एली ने क्रिस्टल को छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, इसके अर्द गर्द रोशनी का रास्ता बनने लगा जो समंदर के पार मीनलैंड तक जाता था। नौर, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आखिरी बार एली ने रोशनी के रास्ते पर अपना सफ़र शुरू किया। जैसे ही एली मेनलैंड पहुंचा, इसने देखा कि फ्रास्ट बाइट आइल इफ़ुक में मध्यम हो रहा था। एक खूबसूरत हरा भरा जंगल था जहाँ पर तमाम जानवर हंसी खुशी रहते थे। एक प्यारा सा डॉगी, बड़ा सा बालू, एक प्यारा प्यारा हाथी, सब मिलकर जंगल के नज़ारे को दुबाला करते थे। तमाम जानवर जंगल में हंसी खुशी रहते थे। जंगल मानो एक खूबसूरत और दिलकश वादी की तरह था, जहाँ पर खुशियों का कोई ठिकाना न था। तमाम जानवर अपनी अपनी ज़िंदगी खुश खुरम गुजारते थे। हरा भरा जंगल इस कदर खूबसूरत था कि तमाम जानवरों के बच्चे बगैर किसी खौफ व ख़तर आपस में खेलते थे। जंगल के बादशाह शेर और भालू के बच्चे की बहुत दोस्ती थी। वो दिन भर जंगल में खेलते रहते, लेकिन शेर न सिर्फ भालू के बच्चे बल्कि बाकी तमाम जानवरों के साथ मिलकर रहता था। बर्फ का मौसम सबसे प्यारा, आओ
बर्फ का मौसम सबसे प्यारा, बर्फ का मौसम, बर्फ का मौसम सबसे प्यारा, बर्फ का मौसम सबसे प्यारा। आओ बनाए सनों में, आओ बनाए सनों में, बर्फ का मौसम, बर्फ का मौसम, बर्फ का मौसम सबसे प्यारा, बर्फ का मौसम, बर्फ का मौसम सबसे प्यारा, बर्फ का मौसम सबसे प्यारा। आओ बनाए सनों में, आओ बनाए सनों में, बर्फ का मौसम, बर्फ का मौसम, बर्फ